Assalamualaikum students, this is Saqib Mufiz from the platform of Tabani's School of Accountancy. Today we are going to start statistics portion of quantitative methods which is PRC2 और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेटा। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे करें जिसमें हम पूरा सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कवर कर सकें। ठीक है बेटा, तो आपके लिए कुछ हैंडआउट लेकर आया हूँ मैं जिसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त आपको मेरी वीडियोस में यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। 1 बाय 1 हम ये तमाम सवालात इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे और आपकी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके इस टाइम में हम क्लियर कर सकें। देखें बेटा, पहला सवाल लिखा हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आप इसमें जो है वो मीन, मीडियन, मॉड, एवरेजेस पढ़ते हैं। आप इसके अंदर इस मीन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। मीन की मैं आपको 3 किस्म के मीन कराने वाला हूँ, AM, GM, HM, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो वो सारी चीज़ें इस हैंडआउट में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 की सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू नंबर ऑफ पर्सनस पर हाउस इन अ विलेज टाउन। नंबर ऑफ पर्सनस पर हाउस 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, इसी तरह 10 पर्सन तक आपको डेटा गिवन है। और नंबर ऑफ हाउसेस, ऐसे कितने हाउसेस हैं जिसमें एक ही रहने वाला शख्स है, 25 हाउसेस। और इसी तरीके से ऐसे कितने घर हैं जिसमें जो है वो 2 पर्सन है, 114। और ये पूरा टेबल आपको डिफाइन कर रहा है। इसका मीन, मीडियन और मॉडल नंबर ऑफ पर्सनस यानी मॉड मुझे निकालना है। तो मुझे कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द मैं निकालूँ, तेज़ी से निकालूँ, ट्रिक्स मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले जो है वो मीन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेटर। आप सब लोगों को पता है मैं कौन सा मॉडल इस्तेमाल करवाता हूँ, FX 991 ES प्लस, कैसियो या सिटीजन जो भी हो आपके पास। इसमें कैलकुलेटर के ज़रिए हम मीन निकालेंगे। अगर मैं मैनुअल कैलकुलेशन पर जाता हूँ तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा मुझे इसे मैनुअल कैलकुलेशन में। कैलकुलेटर के ज़रिए हम ईजिली निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए स्टेप्स भी लिखूँगा। कैलकुलेटर में आप सबसे पहले जो बटन प्रेस करेंगे दैट इज़ मॉड। मॉड के बाद 3 में स्टैट लिखा हुआ रहा होता है और फिर 1 वेरिएबल लिखा हुआ रहा होगा। ये बटन आप प्रेस करेंगे, मॉड 3 1। अच्छा, अब आप जैसे ही बटन प्रेस करेंगे ना तो सिर्फ हो सकता है आपके पास x लिखा हुआ आ रहा हो, जबकि ये डेटा मेरे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का है। मुझे x के साथ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो हम कैलकुलेटर पे फ्रीक्वेंसी ऑन कर लेते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी किस तरह ऑन की जाती है कैलकुलेटर पे। शिफ्ट मॉड, फिर इसके बाद डाउन एरो। तो आप देखेंगे 4 पर स्टैट लिखा हुआ रहा होगा। आप जैसे ही 4 बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी ऑन या ऑफ। तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए 1 बटन प्रेस करोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी। अब जल्दी से जो है वो x की जगह पर आप नंबर ऑफ पर्सनस पुट करोगे बेटा, और नंबर ऑफ पर्सन 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू। जैसे ही आप काम कर रहे होंगे तो सारे नंबर्स ऊपर फिट होते चले जाएंगे। 4 इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, 9 और 10। x की जगह पर मैं 1 to 10 सारी वैल्यूज पुट कर चुका हूँ। इसके बाद अब फ्रीक्वेंसीज 25, 114 बेटा, 120, 90, 50, 41, 20, 12, 3 और 2 बेटा। ये मैंने फ्रीक्वेंसीज भी पुट कर दी। इसके बाद AC बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने से विंडो चली जाएगी, डेटा चला जाएगा आपके सामने, लेकिन कैलकुलेटर की मेमोरी में ये मौजूद है। अब पुट हुए डेटा पर वर्किंग करनी है तो शिफ्ट 1, फिर इसके बाद 4 पर वेर लिखा हुआ आ रहा होगा वो, और फिर 2 पर x बार आ रहा होगा। 2 का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने मीन आ चुका होगा बेटा, 3.67 इसका मीन आ रहा है, 3.67। अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर उन्होंने मुझसे मीन, मीडियन, मॉड पूछा है तो रिस्पेक्टिवली आंसर्स लिखे होंगे। मीन का आंसर मेरे पास आया 3.67। सबसे पहले मैंने 3.67 लिखा है यहाँ। अब आप लोग चेक करें ज़रा, 3.67 दो ऑप्शंस में लिखा हुआ है, A और C में। इसका मतलब B और D तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो मैंने ये फ़ौरन से इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। अब या तो ऑप्शन इसका A है या इसका ऑप्शन बेटा C है। अब मुझे इसका चेक करना चाहिए ज़रा, मीडियन और मॉड से मुझे पता चलेगा यकीनन। तो बच्चों अगर मेरे चेक करो इसके अंदर, तो सबसे पहले मॉड चेक करो कि इसका मॉड क्या है, क्योंकि देखो अगर मीडियन का आंसर चेक करने जा रहे हो तो दोनों जगह मीडियन जो लिखा हुआ है बेटा वो 3 लिखा हुआ है। ऐसा ही है, अगर मीडियन पहले निकालते हो तो मॉड भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन का आंसर 3 और दोनों जगह 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब मॉड फैसला करेगा कि A आंसर है या C आंसर है। तो थोड़ा सा अगर मैं अपनी अकल इस्तेमाल कर लूँ और अगर इंटेलिजेंटली मैं वर्किंग करूँ तो मीडियन से पहले मुझे मॉड निकालना चाहिए, क्योंकि मॉड का आंसर दोनों में डिफरेंट है। A ऑप्शन में मॉड का आंसर 3 आ रहा है और C ऑप्शन में मॉड का आंसर 5 आ रहा है।
तो मॉड का आंसर जो है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगा कि कौन सा मेरा आंसर है। तो अगर मैं मॉड देखूं तो आपको पता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में वो x की वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे अकरिंग नंबर होता है, वो आपके पास मॉड होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है इस वक्त वो मुझे 3 की नज़र आ रही है। इसका मतलब इस डेटा का मॉड जो होगा वो 3 होगा। अब मुझे चेक ये करना है कि मीन 3.67 और मॉड 3 किस ऑप्शन में मौजूद है। सी ऑप्शन में मीन 3.67 तो है लेकिन मॉड 3 नहीं है, मॉड वहाँ 5 दिया गया है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं है। तो फिर मेरा आंसर हुआ क्या बेटा? मेरा आंसर होगा इसके अंदर बेटा ए ऑप्शन, जिसमें मीन मेरा 3.67 और मीडियन मेरा 3 और मॉड जो है वो भी मेरा 3 है। तो इसका मतलब थोड़ा इंटेलिजेंटली वर्किंग करके, स्मार्टली वर्किंग करके मैंने मीडियन नहीं निकाला और अपना ऑप्शन पिक कर लिया और इसका आंसर ए ऑप्शन ही है। मेरे पास सारी की मार्क हुई हुई है बेटा ये, तो इसका आंसर ए ऑप्शन है बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए कैलकुलेटर से ये भी लिख सकता हूँ कि आपने मीन कैसे निकाला होगा। आपने इसके बाद बेटा शिफ्ट प्लस 1 देन 4 देन 2 और फिर इक्वल्स टू, तो आपके पास मीन लिखा हुआ आ गया होगा बेटा। ठीक है, ये मेरा पहला सवाल था बेटा जिसमें हमने मीन मीडियन मॉड निकालना था अनग्रुप फ्रीक्वेंसी का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। बेटा ये मेरा दूसरा सवाल, आप देखिए दूसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है। फॉर द फॉलोइंग डेटा क्लास बाउंड्रीज आर गिवन बेटा 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 and 16 to 18, 18 to 20 and the frequencies are given as well 14, 16, 20 to 18 and 8 beta and you are asked to calculate बेटा geometric mean and harmonic mean बेटा। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और हार्मोनिक मीन निकालना है आपने बेटा। तो हम निकाल सकते हैं ग्रुप डेटा का। आपको पता है ग्रुप डेटा के लिए मैंने आपको कैलकुलेटर से शॉर्टकट्स भी बताए इसके, तो मैं आपको शॉर्टकट्स के ज़रिए ही वर्किंग करवाऊंगा। हम इसकी लंबी चौड़ी वर्किंग में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अब सबसे पहले आपको ना मिड क्लासेस निकालनी है, या जिसको हम एक्स से शो करते हैं। तो 10 to 12 की मिड क्लास क्या बनेगी बच्चों मेरे? 11 बनेगी। फिर 12 to 14 की मिड क्लास 13 बनेगी। फिर इसी तरीके से 15 आएगी बेटा, और फिर इसी तरीके से 17 और लास्ट मिड क्लास होगी बेटा 19। बस मुझे ये इस जो मुझे वर्किंग करनी पड़ी मैनुअली वो मुझे सिर्फ इसकी मिड क्लासेस निकालनी पड़ी, बाकी सारा का सारा काम इंशाल्लाह मेरा कैलकुलेटर करेगा। कैलकुलेटर से मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूँ, मैं लिखूंगा आपके लिए ताकि आपको पता चल सके। कैलकुलेटर में पिछले सवाल में मैंने स्टैट मोड ऑन किया था, मैंने उसको पहले ऑफ कर लिया। अब कैलकुलेटर पर ना आपने सबसे पहले आपने nth रूट का बटन प्रेस करना है, जो मैं आपको बताता हूँ कहाँ होता है बेटा। x की पावर का बटन है, 4 कर्सर वाली जो कीज होती हैं, fx991 ES प्लस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, लेफ्ट राइट अप डाउन, उसके नीचे x रेज टू द पावर का बटन है, उसकी बॉडी के ऊपर ना ये nth रूट का बटन बना हुआ होगा कुछ इस तरह बेटा। ये सेकंड फंक्शन है ऑफ कोर्स, तो शिफ्ट दबाकर ये आएगा आपके पास। शिफ्ट दबाकर आप ये बटन प्रेस करें तो आपके पास ये विंडो ओपन हो चुकी होगी, ये ओपन हो चुका होगा। इसमें आपने यहाँ पर बाहर लिखना है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम। अगर आप अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम करें बेटा तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 78 आ रहा है बेटा, तो आपने यहाँ पर लिखना है 78। मैं भी लिख लेता हूँ आपके लिए बेटा ये 78 ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। और अब रूट में अंडर रेडिकल साइन आपने लिखना है x रेज टू द पावर f, x रेज टू द पावर f x1 f1 डॉट यानी प्रोडक्ट लेना आपको x2 f2, और फिर इसी तरीके से आपने जितने x है सब पुट कर देने इसमें। अब जैसे मेरे पास इस वक्त पहला x है बेटा 11, और 11 की पावर पहली फ्रीक्वेंसी बनेगी 14, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बेटा 16 रेज टू दी पावर सेकेंड एक्स से आपके पास 13 आपने लिखा, 13 रेज टू दी पावर 16 बेटा, और फिर इसी तरीके से 15 और इसकी पावर 22, और इसी तरीके से बच्चे मेरे अगले एक्स से आपके पास 17 और इसकी फ्रीक्वेंसी 18 है, और फिर इसी तरीके से आपका आखिरी एक्स 19 और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है बेटा। ये आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर पुट करना है। मैं 1 मिनट में इसको पुट कर लेता हूँ जल्दी से। 11 रेज टू द पावर 14 बेटा, इसके बाद 13 रेज टू द पावर 16 बेटा, 15 रेज टू द पावर स्टूडेंट्स 22, और फिर 17 रेज टू द पावर 18 है, और 19 रेज टू द पावर बेटा 8। इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे तो मेरे पास इस वक्त GM निकल कर आ रहा है बेटा 14.53। ये GM निकल कर आ रहा है मेरे पास 14.53। अब 14.53 ठीक है बेटा, GM हमारा आ गया 14.53। अब इसके बाद हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे। अब देखो GM जो है वो 14.53 मुझे ऑप्शन सी में तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब मुझे इसका हार्मोनिक मीन भी निकाल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ज़रूर हो सकता है ऑप्शन सी में
कि 14.53 GM तो है लेकिन हार्मोनिक मीन 14.31 ना आ रहा हो, तो नन ऑफ दीज मुझे फिर टिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मुझे जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी हार्मोनिक मीन की। तो अब हार्मोनिक मीन के लिए अगर मैनुअल वर्किंग पे जाओगे तो फिर जो है वो लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालेंगे और फिर कैलकुलेटर में करोगे क्या बेटा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मॉड 3 और 1, आपके पास x और f खुलेगी बेटा, ये विंडो खुलेगी। अब आप x के अंदर जो वैल्यूज पुट करोगे बेटा वो 1/x पुट करोगे, मतलब जो पहली वैल्यू 11 लिखी हुई है यहाँ पुट करोगे 1/11 इक्वल्स टू, ऊपर वैल्यू पुट होती चली जाएंगी सारी, और इसी तरह 1/13, 1/15 ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। हम भी कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं ये सारी वैल्यूज। बेटा कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ मैं 1/11, 1/13, 1/15, 1/17 और 1/19। फ्रीक्वेंसी की जगह पर फ्रीक्वेंसी पुट करोगे बेटा, 14 पुट करेंगे आप, इसके बाद आप 16 पुट करेंगे, फिर 22 और फिर इसी तरीके से बेटा आप पुट करेंगे 18 और 8। इसके बाद AC का बटन दबाएंगे बेटा और HM निकालने के लिए आप करेंगे शिफ्ट 1 4 2 और उसके ऊपर लगाएंगे बेटा इनवर्स। इनवर्स जैसे ही लगा के इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन आएगा बेटा, जो हार्मोनिक मीन इस वक्त आ रहा है मेरे पास 14.31। GM का आंसर आया 14.53, हार्मोनिक मीन का आंसर आया मेरे पास 14.31 और ये दोनों मुझे नज़र आ रहे हैं बेटा इस वक्त किसमें बच्चों, मेरे ऑप्शन C के अंदर। इसका मतलब ऑप्शन C मेरा आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये दो सवाल हो गए। पहले सवाल में हमने मीन मीडियन मॉड निकाला, दूसरे सवाल में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाला। तीसरे सवाल में आइए बेटा, तीसरे सवाल में इसने मुझसे बोला कि ये अगेन मुझे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसने मुझसे बोला कि मॉड निकालिए इस सवाल के अंदर। अब मॉड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे मॉडल क्लास पता होना चाहिए। तो मुझे नज़र आ रहा है बेटा इस वक्त मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो मुझे नज़र आ रही है वो 25 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये मेरी मॉडल क्लास होगी। तो मैं करूँगा क्या बच्चों, देखो मैं सिर्फ इसी ही इंटरवल की क्लास बाउंड्रीज बनाऊंगा। इस इंटरवल की जो बाउंड्री मुझे बनती नज़र आ रही है वो 14.5 से 19.5 बस। अब बाकी मुझे कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली सारा काम मेरा कैलकुलेटर करेगा। मुझे साइज़ नज़र आ रहा है अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री को अगर आप माइनस करें तो 5 का साइज़ नज़र आ रहा है बेटा। मैं अपने कैलकुलेटर उठाऊँगा बेटा, स्टार्ट का फंक्शन बंद कर लिया मैंने। अब मुझे मॉड का फार्मूला याद होना चाहिए। मॉड का फार्मूला बेटा मैं लिख देता हूँ आप सब लोगों के लिए, L+H इंटू FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 बेटा। ठीक है, तो ये काम आप करेंगे। अब देखिए इसमें L क्या है, L का मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, इट इज 14.5 प्लस H मतलब साइज ऑफ द मॉडल क्लास। साइज मुझे कितना नजर आ रहा है बच्चों, मेरे 5 नजर आ रहा है, ऊपर मैंने लिख भी दिया एरो से, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन, फ्रैक्शन का बटन ऑन किया, FM माइनस F1। FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इट इज 25 माइनस F1। F1 इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास विच इज 12 बेटा। फिर इसके बाद 2FM यानी 2 इंटू 25 50 होगा, 50 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस F1 विच इज 12 माइनस F2 विच इज 20 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू। जैसे ही बेटा मैंने इक्वल्स टू प्रेस किया मेरे पास कैलकुलेटर स्क्रीन पर आंसर आ गया मॉड का विच इज 18.11। इसका आंसर होगा बच्चों 18.11। ठीक है बेटा, इस सवाल में हमें मॉड निकालना था। पेपर में सवाल आ जाता है मॉड का, एक एक दो दो नंबर के सवाल भी आ जाते हैं ये, तो आपको ये मॉड निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, 3 सवाल हो गए। अब आइए आप चौथे सवाल के ऊपर। चौथा सवाल क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर से। क्या लिखा है बेटा, एन ओजाइव इज द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जवाब है जी सर, ये तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसको ओजाइव ही बोलते हैं। इसका मतलब ये ट्रू है, ये वाली बात ट्रू है बेटा, तो इसके आगे मैंने लिखा है भाई ये ट्रू बात है। दूसरा लिखा हुआ है मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग एन ओजाइव। इसका मतलब ये वाली बात भी सही है कि हम जो ओजाइव ग्राफ के जरिए एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं, उसके लिए मीडियन जो निकालते हैं उसके लिए मुझे ओजाइव बनाना पड़ता है बेटा। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। आगे लिखा है एन ओजाइव इज कंस्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टॉप ऑफ ईच इट्स रेक्टेंगल। नो नो नो, इसके जरिए तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। इसका मतलब ये वाली बात गलत है। ए बात और बी बात, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट है।
और ये दोनों करेक्ट हैं, तो इसका मतलब मुझे डी ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ये होगा। ये मेरा चौथा एमसीक्यू बेटा। मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल लिखा हुआ है, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मैं मीन की प्रॉपर्टी आई तो मैं आपको 2 बातें याद दिलाता हूँ मीन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी, कि मीन की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। डेविएशंस का सम हमेशा 0 होता है अगर वो मीन से निकाले जाए उस डेटा के। तो मुझे यहां पर नजर आ रहा है समेशन x माइनस ए 0 आ रहा है। अब हमें पता है कि भाई x में से कोई भी नंबर माइनस हो तो वो तो डेविएशन है। तो अब यहां पर डेविएशन तो है और डेविएशन का सम दिया गया और सम इस वक्त 0 आ रहा है। तो हम सबको पता है कि सम 0 सिर्फ एक ही वक्त में आ सकता है, और वो कब आ सकता है बेटा, जब आप x में से मीन को माइनस करें। इसका मतलब ये जो a है ये मीन होगा बेटा जब भी डेविएशंस का सम 0 आ रहा है। इसका मतलब a के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि a जो है वो इस डेटा का मीन है बेटा। 2 बातें मैंने आपसे कही थी कहने के लिए, एक तो ये डेविएशन की बात मुकम्मल कर दी मैंने, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम मिनिमम होता है अगर वो मीन से निकाली जाए। तो मैं इसके साथ वो बात भी बताना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं आपको ये बात भी बता रहा हूँ। नंबर 1, डेविएशंस का सम हमेशा 0 होगा अगर वो मीन से निकाले जाए। डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा मिनिमम होगा अगर वो मीन से निकाले जाए। ये 2 बात स्टूडेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अगली चीज, बल्कि ये आ भी गई बेटा, देखें मैंने अगला सवाल वही लिखा हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज, क्या होगा बेटा, स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम है, डेविएशंस का सम नहीं है बच्चों, स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम है, और वो हमेशा क्या होता है बच्चों मेरे, मिनिमम होता है। तो हम इसका मिनिमम आंसर पिक करेंगे। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन इज अफेक्टेड बाय, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिनल डेटा में कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो नया डेटा बनाते हो उस काम को आप चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हो बेटा। और अगर ओरिजिनल डेटा को मल्टीप्लाई या ओरिजिनल डेटा की हर वैल्यू को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करके जो डेटा बनाते हो बेटा उसे चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। ये पूछ रहा है मीन के ऊपर किसका असर पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का असर पड़ता है या चेंज ऑफ स्केल का असर पड़ता है। तो ये हम पढ़कर आ रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं भी बताना चाहता हूँ, मीन के ऊपर दोनों का असर पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन से भी मीन चेंज हो जाता है, बिफोर चेंज ऑफ ओरिजिन मीन कुछ और होता है, आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन मीन कुछ और होता है, बिफोर चेंज ऑफ स्केल मीन कुछ और होता है, और आफ्टर चेंज ऑफ स्केल मीन कुछ और होता है। इसका मतलब मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो इसका मतलब मुझे इसका ऑप्शन सी पिक करना चाहिए कि मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ ऑफ द अबव, जो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल है बेटा। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, और ये भी मीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मीन ऑफ एक्स इज 15 बेटा। कुछ एक्स में कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी, कितनी है वो नहीं बताएं, उसकी जरूरत भी नहीं है मुझे। बताया गया है कि मीन ऑफ एक्स इज 15, यानी एक्स बार इज इक्वल टू 15 एंड another equation is given 3x plus 10। एक और डेटा है y जो ड्राइव हो रहा है x से, उसकी इक्वेशन दी हुई है कि 3x plus 10। इसमें x का 3 से मल्टीप्लाई होना, 3 का x से मल्टीप्लाई होना चेंज ऑफ स्केल को शो कर रहा है, और 10 ऐड होना बेटा चेंज ऑफ ओरिजिन को शो कर रहा है। मुझे दोनों का असर पड़ेगा मीन के ऊपर। ये मुझसे y का मीन पूछ रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने यहाँ लिखा भाई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ मैं मीन की, और मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये बनेगा y बार, और बच्चों मेरे ये बनेगा 3x बार प्लस 10। x बार की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है विच इज 15 गिवन इन द क्वेश्चन, एंड 10, 3 15 आर 45, 45 प्लस 10 55। इसका मतलब y का जो मीन बनेगा वो 55 बनेगा विच इज गिवन इन ऑप्शन डी बेटा। तो ये y का मीन होगा और ये ऑप्शन में पिक करूंगा बेटा। ये एक कोशिश थी थोड़ी सी पूरा सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर आपका रिवाइज करने की, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपका AM, GM, HM और सारी चीज़ें आ जाएं, वो हमने कोशिश की। इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं डिस्कस करूँगा बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।